नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। ये आपका क्लास 10th का आज का वीडियो है जो हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ आए हैं, प्रकाश या लाइट। उसमें हमने पिछले क्लास में जो पढ़ाई की उसमें हम लोगों ने कवर किया परावर्तन, शुरुआत में हमने किया इसकी डिफिनेशन, परिभाषा हमने पढ़ ली। इसके अलावा हमने ये पढ़ लिया परावर्तन किसे कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, टाइप ऑफ मीडियम पढ़ लिया, यानी कि माध्यम के प्रकार पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि रेज कितने प्रकार की, प्रकाश किरणें कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोगों ने समझा कि रिफ्लेक्शन पर लगाने वाले न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन से अगर हम संबंध बनाए, यानी कि परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन से अगर मैं बात करूं कि क्या पढ़ाई होती है सर, इसकी मदद से हम क्या पढ़ सकते हैं, तो इसका जवाब है सर, इसके सहायता से आप मिरर यानी कि दर्पण की पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें भी आपके दो दर्पण है, एक तो आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, एक आपका अवतल दर्पण है जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों की पढ़ाई करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का विषय ये है कि हम अवतल या उत्तल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे पढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं, और उसके से संबंधित कुछ शब्द हैं, रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, उन्हें समझ लिया जाए। ठीक है, ये हमारी पूरी पढ़ाई के न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं कि कैसे बनता अवतल, कैसे बनता है उत्तल। तो चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले सबसे पहला जो हमारे पास मिरर है वो एक स्फेरिकल मिरर है, जिसे आप नॉर्मली अपनी भाषा में कह सकते हैं सर तरबूजा। आपने देखा होगा, बिल्कुल कांच से बना हुआ तरबूजा इमेजिन करिए। अगर एक आपके पास कांच का बना हुआ ट्रांसपेरेंट तरबूजा हो, उसे ले लीजिए और उसे काट डालिए। ठीक है, एक तरबूजा लीजिए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर अंग्रेजी में। और हिंदी में क्या कहेंगे मित्रों? तो स्फीयर को हम लोग गोला बोलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे गोलीय दर्पण। हम एक गोलीय दर्पण लेंगे और उसको चाकू से काट डालेंगे। ठीक है, जिस तरीके से भी आप काट पाएंगे, तो जैसे अपनी फांकियां निकलती हैं काटने पर, आपने देखा होगा तरबूजा ऊपर से ग्रीन अंदर से रेड, ये सब कुछ व्हाइट व्हाइट है क्योंकि इस बार से उस बार जा सकता, कांच है। तो इसको काट दिया मैंने, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से कटा होता तो इस तरीके से एक पार्ट हमारे सामने आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ से कटा होता तो देखिए इस तरीके से हमारे पास एक पार्ट आ जाता, थोड़ा साइज बड़ी हो जाती। ये वाला होता तो और थोड़ी सी बड़ी साइज का हमको ऐसे मिल गया होता। ठीक है, पर अगर अभी इस पर किसी भी प्रकार का प्रकाश डाला जाए, ठीक है मित्रों, तो क्या होगा? जरा मान लीजिए यही वाला ले लिया हमने। ठीक है, अगर हम इधर से लाइट मार दें, इसके ऊपर लाइट डालें, तो क्या होगा? इस पार से उस पार लाइट निकल जाएगी। और अगर उधर से भी लाइट हम लोग इस पर डालें, तो यही होगा कि लाइट पूरी की पूरी क्या करेगी? इस पार से उस पार निकल जाएगी। और परावर्तन क्या है, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि जब किसी भी वस्तु पर, अपारदर्शी वस्तु पर कोई लाइट पड़ती है तो लड़ती है और लड़कर उसी माध्यम में लौट जाती है। अभी ये पारदर्शी है नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कांच हमारा कैसा है? पारदर्शी माध्यम है, अपारदर्शी नहीं, इसीलिए इस पार से उस पार हमारा आराम से बिल्कुल ये निकल जा रहा है लाइट। ठीक है, इसीलिए हम इसे अभी रिफ्लेक्शन की घटना नहीं करा पाएंगे, हम इससे रिफ्लेक्शन वाला अनुभव नहीं ले पाएंगे। तो इस अनुभव को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि एक तरफ से लाइट आना जाना बंद हो जाए। तो या तो इधर पर्दा लगा दे या तो अंदर से पर्दा लगा दे, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं। अब यहाँ पर्दा तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं कि हम पेंटिंग कर दें। इस पेंटिंग के करने से क्या हो जाएगा? ठीक है, ये एक तरफ से आना जाना लाइट का बंद हो जाएगा। अभी मैं इसको समझाऊंगा, दिखाऊंगा भी। अच्छा, कोई पूछे सर ये कैसे शेप का होता है, तो जवाब है बिल्कुल चम्मच। चम्मच आप घर में यूज करते हैं, ठीक है, स्पून यूज करते हैं, तो वो जो स्पून है उसको आपने देखा होगा, इसमें स्पून का शेप ऐसा होता है, गढ़ा गड्ढा जैसा होता है। अब सवाल यहाँ उठेगा कि आप किस साइड से परावर्तन की घटना कराना चाहते हो, उसी हिसाब से हम इसको नाम दे देंगे।
अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली भी आपको अवतल और उत्तल दर्पण का अनुभव करवाऊंगा। ठीक है मित्रों, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए देखिए मैंने क्या किया, दो जुगाड़ है, मैंने बोला दो व्यवस्थाएं हैं आपके पास। एक बाहर से पेंट कर दे, रुक जाइएगा, इस तरीके से बनाओ, नहीं तो फिर आप पेंटिंग नहीं समझ पाएंगे। ये मैंने बनाया और एक और बना लिया बगल में। ठीक है, अब यहां से अगर बाहर से पेंटिंग कर दें तो क्या होगा, अब आपका जो प्रकाश है उस पार नहीं निकल पाएगा। तो हम लाइट इधर से डालेंगे, लड़ेगा, लड़कर इधर वापस आने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस तरफ से पेंटिंग कर दी गई है यहाँ पर, तो इसलिए ये प्रकाश लड़ने के बाद यहाँ से उस पार नहीं जा पा रहा होगा, इसके कारण, क्योंकि बाहर से रंग आ गया है। इसी प्रकार एक बार हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसके अंदर वाले भाग को रंग दें। ठीक है, अब जब अंदर वाले भाग को रंग देंगे तब हम इधर चमकीला भाग नहीं पाएंगे, यानी कि इधर से लाइट नहीं डालेगा। लाइट इधर से डालेंगे, लाइट हम हमेशा उस परत पर या उस पोर्शन पर डालेंगे जो भाग हमारा क्या हो, चमकीला हो। अब यहाँ से जब लाइट पड़ेगा इस पर तो फिर ये लड़ेगा, लेकिन उस तरफ अपारदर्शी माध्यम होने के नाते लड़कर क्या करेगा, वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है वो दबे हुए हिस्से के द्वारा हो रही है। ठीक है, दबे हुए हिस्से के द्वारा हो रही है, इसीलिए दबा होने के नाते इसका नाम हो जाता है अवतल दर्पण, यानी कि अंग्रेजी में हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर दबे हुए भाग की तरफ से आपका रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन की घटना घटती है तो उस दर्पण को हम लोग कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि अगर उठे वाले कॉन्वेक्स वाले साइड से, यहाँ देखिएगा कॉनकेव वाले साइड से हुआ, यानी कि कॉन्वेक्स यानी कि उठे हुए वाले भाग से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इफ रिफ्लेक्शन आकर फ्रॉम ठीक है कॉनकेव साइड, यानी कि जब दबे तल से परावर्तन की घटना हो, घटे। ठीक है, उस समय हम उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। इसी तरीके से वहां पर क्या बोलेंगे, इफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इफ रिफ्लेक्शन ऑकर फ्रॉम ठीक है फ्रॉम कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, यानी कि जब परावर्तन उठे तल से हो तो वह दर्पण क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर मामला ये कि सर जी ये जो आपने पेंटिंग की ये क्या है, ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पारे की कलई, या अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, रेड ऑक्साइड। यहाँ भी ऐसे ही लाल रंग का होता है इसलिए रेड ऑक्साइड। ठीक है, कभी कभी आप दर्पण फोड़ेंगे तो आपको कुछ नीले रंग का दिखाई देगा, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप दोनों ही दर्पण बड़े ही आराम से पहचान कर बताइएगा। देखिएगा ये वाला दर्पण आपके सामने है, अपनी तरफ से देखिएगा, ये भाग इसका क्या है, उठा है, और ये वाला भाग क्या है, इसका दबा है। इसमें देख सकते हैं इस तरफ ये चिकना है जो उठा हुआ भाग है, और इधर वाला क्या है, खुरदुरा है। ठीक है, रंगा हुआ है। तो आप जब लाइट डालेंगे तो इधर से डालेंगे, लड़ेगा, लड़कर क्या करेगा, वापस आएगा। यानी कि जो परावर्तन होगा वो किस तल से होगा, उठे हुए तल से होगा, इधर से होगा। इसलिए हम इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे, तो जवाब है उत्तल दर्पण। चलिए दूसरा वाला भी देख लेते हैं, अवतल वाला। इधर देखिएगा जरा, अब की बार देखिएगा ये रंगा हुआ भाग इस तरफ है, नीला रंग जो आप देख रहे हैं, पारे की कलई वाला, और इधर देखिएगा आपका शीशा है। एक तरफ ये रंगा है, एक तरफ ये सादा है, और अगर आपके सामने रख दूं तो आप आराम से देख सकते हैं ये भाग आपका उठा है, लेकिन इधर चिकना नहीं है, हमारा ये भाग दबा हुआ है जो चिकना है। तो जिस तरफ चिकना हो उसी हिसाब से, चिकना अंदर है इसीलिए इसका नाम अवतल, और चिकना भाग इधर देखिएगा किस तरफ है, देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर करा लीजिएगा। इसमें चिकना भाग किस तरफ है, उठे तरफ है, इस तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका उत्तल हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तल दर्पण और ये आपका क्या है, अवतल। देख सकते हैं दोनों में अंतर आपके सामने है। इसमें यहां से परावर्तन होगा, इसमें अंदर से होगा, अंदर से होने के नाते अवतल, ऊपर से होने के नाते क्या नाम है, उत्तल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इनका डायरेक्ट देखकर तो जरूर आपके समझ में अच्छे से ये आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगली बात इसकी समझते हैं हम लोग।
ये जो आपने देखा, किसी की साइज छोटी किसी की साइज बड़ी, मतलब ये मिरर हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा भी और बड़ा भी। अब यहाँ पर मामला ये है, इसके छोटा या बड़ा रहने से क्या फर्क पड़ता है सर? तो जवाब है अमाउंट ऑफ लाइट। जैसे मैंने अगर प्रकाश किरणें भेजी तो हो सकता है इस छोटे वाले से अगर 5 किरणें जा रही हो तो बड़ा अगर थोड़ा सा आपकी साइज होती तो हो सकता था 10 किरणें जाती, ठीक है, ऐसा कुछ होता। यानी कि यहाँ से लाइट की एंट्री का अमाउंट, यानी कि अमाउंट ऑफ लाइट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे हमारे घर में जैसे दरवाजा होता है वैसे यहाँ भी एक डोर है, वहां से हमारे घर में जो दरवाजा होता है उससे हमारे अतिथि आते हैं और यहाँ पर किससे आएगा, इससे, यहाँ से इस दरवाजे से कौन आएगा, तो रे ऑफ लाइट आएंगे, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट किस अमाउंट में आएंगी ये दरवाजा तय करेगा। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, द्वारक, ठीक है, या इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर, क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट लेक्चर थोड़ा सा फिर से बैक में जाकर देना चाहूंगा जहां से हम बातें समझ जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी साइज छोटी है तो यहाँ पर कहेंगे छोटे द्वारक का, अगर ये लंबा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, बड़े द्वारक का। अंग्रेजी में इस वाले को बोलेंगे आप स्मॉल अपर्चर, इसे बोलेंगे आप बिग अपर्चर। अब इधर देखिएगा जरा, मैंने एक ही अवतल दर्पण से, सॉरी एक ही गोलीय दर्पण से ये विभिन्न आकार का काटा, जैसे मैं इतना ही काट दूं तो ये छोटा सा ऐसे बन जाएगा, मान लीजिए बाहर से पेंटिंग कर दिया, यहाँ से काट दिया तो इतना बड़ा यहीं से मिल गया होता हमको, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से इतना बड़ा हमको मिल गया होता। लेकिन अगर इसको मैं डॉटेड लाइन से कंप्लीट करूं, यहाँ देखिएगा चाहे ये वाला और चाहे ये वाला, तो दोनों का जो गोला मिलेगा वो सेम साइज में, क्योंकि भाई उसी भाग से तो काट कर निकला है। आप ये बताइए, एक वृत्त है, मैं छोड़ देता हूँ, गोला वृत्त है, ये अगर मैं काट दूं तो इतना बड़ा तो भी तो इसी खंड का हिस्सा होगा, और अगर इतना बड़ा काट दूं तो भी इसी खंड का हिस्सा हुआ, निकलेगा तो इसी सर्कल से ना। तो ये छोटा दर्पण निकाला चाहे बड़ा दर्पण निकाला, कहां से निकला, तो क्या इस बड़े वाले स्फीयर से। इस बड़े वाले स्फीयर का अपना एक रेडियस होगा, ठीक है, अपना एक रेडियस होगा, इसी रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि डिफिनेशन क्या बनी, ठीक है, अगर कोई पूछे तो कह दीजिए कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन्ड, मिरर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड क्या कहलाएगा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पर सेंटर भी होगा, ठीक है, केंद्र भी होगा, जहां से हम इसको बनाए होंगे इस तरीके से। कोई भी सर्किल ही आप बनाते हैं मित्रों तो आप क्या करते हैं, त्रिज्या लेकर ऐसे बना लेते हैं, यानी कि रेडियस लेकर, सेम ऐसे ये भी बनता है। तो यहाँ पर इसका एक सेंटर भी होगा, जिसे सी, कुछ बुके ओ भी लिख देती हैं, तो ये उनकी चॉइस पर डिपेंड करता, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये इस गोले का क्या है, केंद्र है, जिसे हम सी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस सी की, ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर और हिंदी में क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो कितने सिंपल डिफिनेशन हो गई। यहाँ पर देखिएगा, इसी में आगे एक लाइन जोड़ दिया और बोला इट्स सेंटर इज कॉल्ड, इट्स सेंटर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इसका सेंटर क्या कहलाएगा, जवाब होगा सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी कि हिंदी में अगर बोले तो कहें इस गोले के, ठीक है, इस गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, एक खासियत होती है हमारे मिरर में, वो क्या, कि अगर हम उस पर समांतर किरणें डालें, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर किसी भी मिरर पर हम समांतर यानी कि पैरेलल लाइट्स डालें, चाहे वो उत्तल हो और चाहे वो अवतल हो, तो वहां पर क्या खासियत होती है, देखिएगा जरा। अगर हमने एक मिरर ले लिया और इस पर हमने क्या किया, पैरेलल लाइट डाल दी, अगर ये समांतर रेखा इसके ऊपर पड़ती है
तो ये सब लड़ने के बाद क्या करती हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस, या कभी कभी बुकों में, हिंदी बुकों में नाभ भी लिख देता है, नहीं तो जनरली वहां भी फोकस का इस्तेमाल है। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं इस वाले में, तो इस वाले में अभी ये सब डिस्कशन का मैटर है, कैसे ये परावर्तन होगा, क्या होगा, लेकिन जब आप ये बनाएंगे तो यहाँ भी ऐसे ही जाकर अपने पॉइंट्स पर इकट्ठा हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये जब पैरेलल लाइट्स किसी मिरर से यानी कि दर्पण से टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो परावर्तित होती हैं और एक ही बिंदु पर आकर मिलने लगती हैं, इसी पॉइंट को फोकस कहते हैं, ठीक है। तो कितनी सिंपल डेफिनेशन है, जब समांतर रेखाएं किसी दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के बाद वो एक ही बिंदु पर मिलती है, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। When parallel light fall on a mirror, then after reflection they meet at a point, वो एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस का नाम देते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ये जो फोकस है, ठीक है, वो कितना होगा ये जानने के लिए तो उन्होंने क्या किया, देखिएगा, एक चीज में बताना भूल गया, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए दर्पण है, इसकी अपनी एक लेंथ होगी, इसके बीच से एक लाइन हम खींच देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष पर यहाँ जहाँ पॉइंट ये काट रहा है मुख्य अक्ष हमारे दर्पण को, उसे हम पी यानी कि पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। अब हमारी सारी दूरी कहाँ से नापी जाती है, इसी पोल से नापी जाती है। तो चलिए, अगर यहाँ पर मैं ऐसे बना लूं, यहाँ पी लिख लूं, तो ये जो दूरी है, इस दूरी को, ठीक है, फोकस की पी से दूरी को हम लोग फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, फोकल लेंथ कहते हैं। फिर से देख लीजिएगा, जरा आराम से समझिए। हमारे पास अगर कोई भी दर्पण है तो उसके बिल्कुल बीच से एक लाइन खींच दीजिए, उस मिरर के बीचों बीच से एक लाइन खींच दीजिए। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। अब ये लाइन हमारे दर्पण यानी कि मिरर को जहां काटेगा उसे हम पोल यानी कि ध्रुव बोलते हैं। सारी माप, जो लेखा, सब कुछ हम कहां से करते हैं, पी से करते हैं। तो पी से अगर हम फोकस की दूरी ले लें तो ये पी से फोकस की दूरी ही क्या कहलाती है, हमारी नाभि कहलाती है। और सॉरी, पी से इस तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, इसे फोकल लेंथ कहते हैं, और इसे हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसकी डिफिनेशन हमें देनी है फोकल लेंथ की यानी कि नाभि दूरी की। अगर हमें डिफिनेशन देनी हो तो क्या देंगे, तो कहेंगे द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, ठीक है, यानी कि ध्रुव से फोकस या नाभि की दूरी, या नाभि की दूरी क्या कहलाती है भैया, दूरी फोकल दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो सिंपल चीज है, बिल्कुल आसान। अब प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ये फोकल दूरी कितनी मिलती है, ये इसका एकदम सीधे सीधे फार्मूला है। ये F बराबर होता है R/2, ठीक है, R/2, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां पर देखिएगा F बराबर क्या होता है, R/2, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक और भी चलते चलते चीज हम आपको बता दें, एक नेम और दे दें आपको, अवतल और उत्तल का, वो भी थोड़ा समझ लीजिए। लास्ट पॉइंट है हमारा। आपने यहाँ पर देखा कि अगर मैं कोई दर्पण ले लूं अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर ले लूं और इस पर पैरेलल लाइट डालें, ये पैरेलल लाइट आएंगी और लड़ने के बाद क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे, सिमट जाएंगी, यानी कि सब एक ही पॉइंट पर आ जाती है, मिल जाती है, एक ही जगह पर संकुचित हो जाती है। इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं इसका एक नाम, ठीक है। यानी कि हम इसको हिंदी में कह सकते हैं अभिसारित दर्पण, अगर बोलना चाहें तो एक नाम और भी दे सकते हैं, अभिसारित दर्पण। जबकि उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब ये लाइट्स लड़ती हैं तो वाकई में मुझे तो उस पर दिखता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि देखिएगा उस तरफ क्या खासियत है। अगर यहाँ कोई प्रकाश किरण लड़ रही है, ऐसे देखिएगा मेरा कलम है, अगर ये तो मेरे सामने है, मुझे दिख ही नहीं रहा, इस तरफ से कैसे दिखेगा। तो इस तरफ इमेजिन किया जाता है केवल कि ऐसे लाइट्स आकर मिली होंगी, ऐसा माना गया है।
ठीक है, वाकई में होता है कि लड़ता है और ये प्रकाश किरण क्या करता है, इस तरीके से फैल जाता है, इसी रास्ते पर फैल जाता है। तो फैलने के नाते इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। हिंदी में हम बोल सकते हैं अपसारित, क्योंकि देखिएगा किरणों को ऊपर की तरफ फैला देता है, तो अपसारित दर्पण का भी नाम दिया जा सकता है। तो इन मिरर्स को, इन दोनों का एक और भी नाम आपके सामने आ चुका है, इनके प्रगुण को देखते हुए, प्रॉपर्टी को देखते हुए, कि अगर ये अंदर यानी कि प्रकाश किरणों को सिकुड़ते हैं बिल्कुल कुछ ऐसे, ठीक है, एक जगह पर सिकोड़ देते हैं, इसलिए इनका नाम अभिसारित या कन्वर्जिंग लेंस है, और इसको कन्वर्जिंग मिरर है। और जब ये लड़ता है, लड़कर प्रकाश किरणों को फैलाता है, हाँ, पीछे जब हम इमेजिनेशन इसको बढ़ाते हैं तो एक ही बिंदु पर ये मिलते हुए नजर आते हैं, कुछ इस तरह दिखेगा। इसी लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये सब क्या करेंगे, आगे जाकर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। हटा देते हैं, ये वाला देखिएगा, ये एक जगह पर मिलेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारित या डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये आपका किसी भी दर्पण के लिए अलग अलग केसेस में जिन चीजों को मैं यूज करता हूं, बताता हूं, बोलूंगा बार बार, वो सबका इंट्रोडक्शन हो गया। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि किसी भी दर्पण के लिए यानी कि मिरर के लिए प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं और किस प्रकार हमें उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब यानी कि इमेज प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा किस टॉपिक पर रहेगा, मैं एक बार इसको इंग्लिश में बता दूं। अगर हमारा अगले वीडियो की बात करें तो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, और साथ ही साथ रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो धन्यवाद हमें देखने के लिए, ऐसे ही देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। हम चैप्टर वाइज धीरे धीरे हर टॉपिक को टॉपिक वाइज क्लियर कराते चलेंगे, और जहां जहां जिस टॉपिक में हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा थ्योरी के साथ ही हम वहीं इसको फाइनल करते चलेंगे। तो धन्यवाद एक बार फिर से हमें देखने के लिए।